संसद के दोनों सदनों में राहुल गांधी और अडानी समूह मामले की जांच पर कल भी हंगामा चलता रहा। जहां सत्ता पक्ष राहुल गांधी की माफी की मांग पर अड़ी है, वहीं विपक्ष में अडानी हिंडनबर्ग मामले में जेपीसी की मांग को लेकर बिखराव नजर आया। लंदन में जाकर बजट सत्र के दूसरे चरण के दूसरे दिन भी दोनों सदनों में गतिरोध बरकरार रहा। लोकसभा और राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा जारी रहा। खासकर बीजेपी के सांसद सदन के बाहर और भीतर मांग पर अड़े रहे कि राहुल गांधी लंदन में दिए गए अपने बयान को लेकर माफी मांगे। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी जी ने विदेशी धरती से देश को अपमानित करने का काम, संसद को अपमानित करने का काम और झूठ बोलने का काम किया है। उस पर उनको देश में वापस आकर संसद से और देश से माफी मांगनी। कारण वो कहते हैं सदन में बोलने का अवसर नहीं मिलता। अरे भाई, सदन चल रहा है। राहुल गांधी जी विदेशी जमीन पर झूठ भी बोल रहे हैं, देश को अपमानित भी कर रहे हैं और सैर सपाटा कर रहे हैं। ऐसी क्या उनकी मजबूरी है कि जो दुनिया भर में वो घूम रहे हैं और सदन में नहीं आ रहे हैं। माफी कांग्रेस वाले नहीं मांगते हैं, माफी सावरकर का बच्चे लोग मांगते हैं। राहुल के मुद्दे पर कांग्रेस को टीएमसी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे दलों का भी साथ मिला। सत्ता पक्ष का ये कहना है कि राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। विदेश में क्या लगता है कि राहुल गांधी ने अपमान किया देश का? मुझे नहीं लगता। सत्ता पक्ष का कहना गलत है। जो उन्होंने बयान किया है उसमें कहीं भी उन्होंने प्रधानमंत्री पर कोई हमला नहीं किया। उसने ये कहा कि भाई कुछ जो चीज़ें हो रही है वो अनडेमोक्रेटिक हो रही है, तो कहाँ पर झगड़ा है? उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में 16 विपक्षी दलों के नेता बैठे और उन्होंने अडानी समूह और हिंडनबर्ग मामले की जांच को लेकर जेपीसी की मांग की। इनमें कांग्रेस के अलावा डीएमके, सीपीएम, जेडीयू, आरजेडी, एनसीपी, एसपी, शिवसेना उद्धव, आप, सीपीआई, जेएम, आईयूएमएल, एमडीएमके, एनसी, वीसीके, केसी मनी गुट शामिल रहे। हालांकि आम आदमी पार्टी, बीआरएस और टीएमसी ने कांग्रेस से अलग अपने प्रदर्शन किए। टीएमसी का मानना है कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच काफी है। हम लोगों ने बोला था कि जेपीसी नहीं, हम लोग चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि हम लोगों को ये लगा है कि जेपीसी अगर हुआ भी तो अगर चेयरमैन होगा अपोजिशन में रूलिंग पार्टी का, और उसमें कुछ फायदामंद नहीं होने वाला है। साफ है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे को घेरने में लगे हैं। राहुल की माफी के मुद्दे पर विपक्ष की एकता एक अहम संकेत है, लेकिन दूसरे मुद्दे पर बिखराव विपक्षी एकता पर सवाल जरूर खड़े करता है। माननीय सदस्य, मैं आपको फिर कह रहा हूं, सरकार और विपक्ष के बीच टकराव काफी पुराना है। अब सत्ता पक्ष ने इसमें राहुल के बयान पर माफी की मांग को भी जोड़ दिया है। अंदेशा यही है कि कहीं ये पूरा सत्र भी इस विवाद की भेंट न चढ़ जाए। संसद भवन से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार चैत्र नवरात्रि पर राज्य भर के सभी मंदिरों में अखंड रामायण और दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाएगी। इसके लिए सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं। यूपी सरकार इस तरह के आयोजन के लिए सभी जिलों को 1-1 लाख रुपए उपलब्ध करा रही है। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने के बाद अब योगी सरकार हर जिले में बड़ी धूमधाम से नवरात्रों में विशेष पूजा आयोजन कराने जा रही है। हर जिले के डीएम को बकायदा सरकारी आदेश जारी कर नवरात्रों में बड़े मंदिरों और शक्तिपीठों में सरकारी खर्चे से पूजा का आयोजन करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही जिन मंदिरों में कार्यक्रम होंगे उनके नाम, पते, मंदिरों की तस्वीरें और मंदिर प्रबंधन निकायों के संपर्क विवरण साझा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसको लेकर राज्य स्तर पर 2 नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं, जो इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संपर्क कराने में मदद करेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने नवरात्रि और रामनवमी के अवसर पर सभी प्रसिद्ध धर्म स्थलों पर नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के पाठ के लिए और रामनवमी पर अखंड रामचरितमानस पाठ के लिए
सांस्कृतिक विभाग को निर्णय किए हैं। संस्कृति विभाग हर जिले जिले में इस तरह के आयोजन कराएगा और ये आयोजन कोई उत्तर प्रदेश में पहली बार नहीं हो रहे। इस तरह के आयोजन पहले भी होते रहे हैं और पहले भी सरकार के खर्च पर रोजा इफ्तारी कराई जाती रही है। पहले भी सरकारी खर्च पर उसके आयोजन होते रहे हैं, उसमें सहयोग होता रहा है। हज पर सब्सिडी दी जाती रही है, तीर्थाटन सरकारी पैसे पर कराया जाता रहा है। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक चेतना के लिए संस्कृति विभाग, धर्मार्थ कार्य विभाग इस प्रकार के आयोजन पहले भी करता रहा है। देश के बहुत सारे यूपी में विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने योगी सरकार के इस फैसले पर चुटकी ली है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि रामनवमी मनाने के लिए उत्तर प्रदेश के जिला अधिकारियों को 1 लाख रुपए दिए जाने का प्रस्ताव का स्वागत है, पर इतनी कम रकम से क्या होगा। कम से कम 10 करोड़ देने चाहिए जिससे सभी धर्मों के त्योहारों को मनाया जा सके। भाजपा सरकार त्योहारों पर फ्री सिलेंडर दे और इसकी शुरुआत इसी रामनवमी से हो। लेकिन बीजेपी के नेता इस फैसले को सराह रहे हैं। एंड ये जो पूरा हमारे हिंदुइज्म का जो सिंबल है यहीं पे है। तीनों लाइक यू कैन सी अयोध्या है, वाराणसी है, काशी है और मथुरा है। दिस 3 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हिंदुइज्म। तो उस कल्चर को आगे बढ़ाने की वो सोच रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, विच इज वेरी वेरी राइट। योगी सरकार के इस फैसले पर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में सिर्फ एक धर्म के त्योहारों को मनाने के लिए सरकारी पैसा खर्च करना जायज है? सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र में 10,000 से ज्यादा प्याज किसान नासिक से मुंबई के लिए निकल पड़े हैं। 12 मार्च को डिंडोरी से निकला ये मोर्चा 7-8 दिनों में मुंबई पहुंच जाएगा। प्याज के गिरते दामों से परेशान किसान सड़कों पर उतर आए हैं। इनमें ज्यादातर किसान आदिवासी और वनवासी हैं। इनकी अगुवाई ऑल इंडिया किसान सभा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कर रही है। किसानों की मांग और विपक्ष की घेराबंदी को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के प्याज किसानों को 300 रुपए प्रति क्विंटल की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। हालांकि किसान संगठन इससे खुश नहीं है। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार 30 रुपए प्रति किलो की न्यूनतम कीमत तय नहीं करती, तब तक किसानों की अपनी लागत भी नहीं मिल पाएगी। आपको बता दें कि देश की सबसे बड़ी प्याज मंडी लासलगांव में प्याज की कीमत इस वक्त 2 से 7 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। उधर महाराष्ट्र के करीब 17 लाख कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को लागू किए जाने की मांग कर रहे हैं और कल से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इनकी मांग यह है कि 2004 से पहले जिस तरह से पेंशन दी जाती थी उसे फिर से लागू कर दिया जाए। सोहित मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। मुंबई सहित महाराष्ट्र की अलग अलग जगहों पर करीब 17 लाख सरकारी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करने की मांग को लेकर मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। इन कर्मचारियों का कहना है कि पंजाब, राजस्थान और हिमाचल की तरह महाराष्ट्र को भी इस स्कीम को लागू करना चाहिए। हमारी ये मांग है कि जिस तरह से आमदार खासदार पॉलिटिकल पर्सन्स को पेंशन दी जाती है, पूरी पेंशन दी जाती है, उसके बाद उनके फैमिलीज को भी फैमिली पेंशन दी जाती है, उसी तरह से सरकारी कर्मचारी को भी पेंशन मिलनी ही चाहिए। ये उनका हक है। ये उनका हक छीनने की सरकार जो कोशिश कर रही है, वो पिछले 17 साल से सिर्फ समिति बिठाएंगे, चर्चा करेंगे, इस हिसाब से हमारी पेंशन रोकी गई है। महाराष्ट्र में साल 2005 से ही ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर नई पेंशन स्कीम लागू की गई। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन की पूरी राशि सरकार देती थी। ये पेंशन रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के वेतन पर आधारित होती थी। नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% हिस्सा पेंशन के लिए देते हैं। सरकार का मानना है कि पुरानी पेंशन स्कीम का असर सरकार के राजस्व पर पड़ेगा। विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। काम बंद आंदोलन, इस आंदोलन का परिणाम अत्यावश्यक सेवा पर पड़ा है और महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर इसका असर पड़ा है।
इस आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार को जल्द से जल्द कोई मार्ग निकालना चाहिए। कांग्रेस ने तो राजस्थान में दिया है, हिमाचल प्रदेश में दिया है, हमारे ये छत्तीसगढ़ में दिया है। ऐसा है कि कांग्रेस की भूमिका अलग कुछ होने का कोई सवाल ही नहीं है। जब एक कर्मचारी रिटायर होते हैं उसके बाद उनकी कठिन जो जीवन है उसका कठिन समस्या उनके लिए निर्माण होती है। उस टाइम स्टेट में हो या सेंट्रल में हो, उनके पीछे खड़ा रहना और उनका जीवन सुसह्य करना ही जिम्मेदारी है ही। इस बीच सरकार ने कुछ यूनियन के प्रतिनिधियों से बातचीत कर जल्द ही समस्या का हल निकालने का आश्वासन दिया। हम लोग इकट्ठा बैठेंगे और जो भी जिसको हम लोग स्वर्ण मध्य बोलते हैं, तो गोल्डन मीन जिसको बोलते हैं, वो निकालना पड़ेगा, जिसमें उनको भी एश्योरेंस मिले कि उनकी जो अपेक्षा है उस तरह से गवर्नमेंट एश्योर कर रही है। सबके साथ चर्चा हो गई, सब पॉजिटिव चर्चा हो गई। वो पुरानी पेंशन योजना देने के लिए रेडी है। ये कहा है उन्होंने? हाँ, रेडी है। उसके लिए वो जो समिति गठन करने वाले हैं, आज या नहीं कल, उसका नाम भी वो कमेटी का डिक्लेयर करेंगे और उसके बारे में आने वाले 1-2 महीने में उसके बारे में जो पुरानी पेंशन योजना कैसा कैलकुलेट करने वाले हैं, इसके बारे में वो निर्णय लेने वाले हैं। और शासन सकारात्मक है, तो क्या उससे शासन से ये पुरानी पेंशन योजना लेना चाहिए। मंगलवार के दिन महाराष्ट्र सरकार ने कुछ यूनियन के नेताओं से बातचीत की, जिसके बाद अब जो प्रदर्शनकारी हैं उनके बीच ही मतभेद देखने मिल रहे हैं। कुछ सरकार के आश्वासन से संतुष्ट नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ अब भी प्रदर्शन लगातार जारी रखना चाहते हैं। सरकार ने आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन अगर वाकई सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करती है तो महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य होगा इसे लागू करने वाला जहां पर बीजेपी सत्ता में है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक में सत्ताधारी बीजेपी के विधायक मडाल विरूपाक्षा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। लोकायुक्त की छापेमारी में उनके घर और दफ्तर से 8 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। इसके बाद उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत ली ताकि गिरफ्तारी से बच सके। अब लोकायुक्त ने सुप्रीम कोर्ट से उनकी जमानत रद्द करने की गुहार लगाई है। लेकिन इसी बीच भ्रष्टाचार का एक और आरोप बसवराज बोम्मई सरकार पर लगा है। निहाल किदवई की रिपोर्ट देखिए। मडाल विरूपाक्षा की बढ़ती मुसीबत और इसके साथ ही बीजेपी की भी। कर्नाटक के लोकायुक्त ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि बीजेपी विधायक मडाल विरूपाक्षा की अग्रिम जमानत रद्द की जाए। यानी साफ है कि लोकायुक्त पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है। मडाल विरूपाक्षा को कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड के चेयरमैन पद से इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि उनके बेटे को 40 लाख रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथ लोकायुक्त पुलिस ने पकड़ा था। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सत्ताधारी बीजेपी को जवाब देते नहीं बन रहा और कांग्रेस आक्रामक हो गई है। रिश्वत लेते वक्त अगर रंगे हाथों पकड़ा जाता है तो वो कानून की नजर में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से भी ज्यादा मजबूत होता है। अगर इन लोगों में जरा भी आत्मसम्मान होता, अगर कोई और दूसरा मुख्यमंत्री होता तो इस्तीफा दे देता। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यूजलेस हैं। बसवराज बोम्मई वो बंडा। बीजेपी विधायक पर लगे रिश्वतखोरी के आरोपों की जांच अभी चल ही रही है कि इसी बीच कर्नाटक के कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने 40% के अलावा 10% और कमीशनखोरी का आरोप लगाया। इसी एसोसिएशन ने बसवराज बोम्मई सरकार पर प्रोजेक्ट पास करने के लिए 40% कमीशन मांगने का आरोप लगाया था। प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा। अब मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में है। उत्तर कर्नाटक के चीफ इंजीनियर 10% कमीशन कॉन्ट्रैक्टर से मांग रहे हैं फंड रिलीज करने के लिए। अगर फंड रिलीज नहीं करते तो हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे। बीजेपी की बसवराज बोम्मई सरकार के खिलाफ पे सीएम पोस्टर्स कैंपेन कांग्रेस ने कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के आरोपों के बाद ही शुरू किया था। भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष बसवराज बोम्मई सरकार को लगातार घेरती आई। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में
लोकायुक्त की सत्ताधारी बीजेपी के एक विधायक के खिलाफ रिश्वतखोरी मामले में कार्रवाई ने पार्टी को बैकफुट पर ला खड़ा किया है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जहां पर सियासी संग्राम इस वक्त देखने को मिल रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार यहां पर लटक रही है और वो इस वक्त भारी मुश्किल में है। लाहौर में उनके घर के बाहर काफी तादाद में सुरक्षा बलों का जमावड़ा कल सुबह से ही देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में इमरान खान के समर्थक वहां लगातार मौजूद है और इस बीच खबर यह भी है कि पुलिस और इमरान खान की पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच हिंसक झड़प हुई है। पुलिस ने कार्यकर्ताओं की तरफ से पत्थरबाजी के बाद आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं और इस झड़प में पार्टी के कई कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं। आपको बता दें, इमरान खान ने कल अपना एक बयान भी जारी किया जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि पुलिस हिरासत में उनकी मौत भी हो सकती है। आपको ये भी बता दें कि इमरान खान दोबारा चुनाव करवाने की बात करते आए हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने सारी जिंदगी जंग लड़ी, आगे भी लड़ता रहूंगा। और इस बीच पाकिस्तान के गृह मंत्री ने कहा है कि इमरान को गिरफ्तार किया जाएगा। इससे पहले पाकिस्तान का इलेक्शन पैनल इमरान खान को 5 साल के लिए चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा चुका है। लंदन प्लान का हिस्सा है। लंदन प्लान में मुआहदा साइन हुआ है कि इमरान खान को जेल में डालना है, तहरीक इंसाफ को गिराना है और ये नवाज शरीफ के सारे केसेस खत्म करने। ये नवाज शरीफ को श्योरिटी दी गई है, ताकतवर आदमी को। ये लंदन प्लान का हिस्सा है मुझे जेल में डालने का। इससे कोई कानून का ताल्लुक नहीं है, ना इसमें मैंने कोई जुर्म किया है। सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे बदनीयती है। मैं इसलिए अपनी आज सारी कौम को बता रहा हूं कि फिर से वो तैयार है, फिर से उन्होंने आना है, फिर से हमारे लोगों के ऊपर टेयर गैसिंग और ये सब कुछ करेंगे। लेकिन पता होना चाहिए कि इनके पास अब कोई जवाब नहीं है। और इस वक्त हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमा, यहाँ पर इमरान खान को हमने सुना जो लंदन प्लान बता रहे हैं कि उनको जेल में डालने का लंदन प्लान है। आप बताएं इस वक्त पाकिस्तान के क्या हालात हैं और जो तोशाखाना मामला और कई केसेस इमरान खान के खिलाफ है वो भी बताएं। जी देखिए, अभी जो ताज़ा सूरत हाल है वो ये है कि वहाँ पे कन्फ्रंटेशन की जो स्थिति है वो बनी हुई है। देर रात तक जो पाकिस्तान पे जो तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ता थे वो पुलिस के साथ लगातार उनकी झड़प होती रही है। पुलिस जो है एक बार जमान पार्क के दरवाजे तक पहुंची थी, पुलिस के आला अफसर पहुंचे थे, लेकिन उनको फिर अपने कदम वापस खींचने पड़े हैं। जिस वीडियो संदेश को तकरीबन रात के 4:30 बजे इमरान खान ने जारी किया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि 18 मार्च को वो कोर्ट में पेश होंगे और इस बात की जो है उन्होंने जो कोर्ट के जज हैं उनको उन्होंने भिजवाई है। तो जाहिर सी बात है कि इमरान खान अब अपनी तरफ से इस बात को साफ कर रहे हैं कि 18 मार्च को वो कोर्ट में पेश होंगे। लेकिन क्या पुलिस उनकी सिक्योरिटी के बाद उनको अरेस्ट करने की कोशिश छोड़ देती है, ये देखने की बात होगी। आज दिन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस बात की सुनवाई होनी है। कल इमरान खान के जो वकील हैं वो गए थे हाई कोर्ट में ये कहते हुए कि 18 तक उनके पास प्रोटेक्टिव जो जमानत है वो है और पुलिस गिरफ्तार ना करे, इस बात का निर्देश दिया जाए। उस पर आज सुनवाई होनी है। कल त्वरित सुनवाई करने से कोर्ट ने मना कर दिया था, आज उस पर सुनवाई होनी है। देखना है कि क्या फैसला आता है। पहले एक बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है इमरान खान को मोहलत दे चुका है, तो जरूर है वो सवाल पूछेगा कि आखिरकार जब आपको मोहलत दी गई तो आप कोर्ट में जाकर पेश क्यों हुए। इमरान खान की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा है कि जिस अदालत में उनको पेश होने को कहा जा रहा है इस्लामाबाद में, वो सुरक्षित नहीं है, वहां उनकी जान को खतरा हो सकता है, वहां पे पहले भी आतंकवादी हमले हुए हैं। इस तरह की दलील के साथ वो तोशाखाना मामले में जो जिस कोर्ट में सुनवाई चल रही है वहां पेश होने से बचते रहे हैं। हालांकि 3-4 और अन्य मामले हैं जिसमें वो अदालत में पेश हुए हैं, वहां से उन्होंने जमानत भी ली है, लेकिन इस पर्टिकुलर मामले में वो पेश नहीं हो रहे हैं। जाहिर सी बात है कि उनको भी कहीं ना कहीं अंदेशा है कि इस मामले में गिरफ्तारी हो सकती है। दूसरी तरफ अगर पीटीआई की बात करें तो उन्होंने भी अपनी एक आपातकालीन रणनीति जो है वो बना ली है। 6 लोगों की एक कमेटी बनाई है जो इमरान खान के गिरफ्तार होने की सूरत में पार्टी को चलाएगी। इसमें जो शाह महमूद कुरैशी हैं उनका नाम पहले नंबर पर है
तो पीटीआई को भी अब ये लगने लगा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी जो है वो तय है और इसलिए पार्टी उस हिसाब से अपने कदम उठा रही है। लेकिन जहां तक जमान पार्क घर के बाहर की बात है, इमरान खान के घर के बाहर की बात है, तो बड़ी तादाद में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ता हैं वो डटे हुए हैं, पुलिस की राह में रोड़ा बने हुए हैं। कल बहुत ज्यादा शेलिंग हुई और उस शेलिंग में जो टीयर गैस शेलिंग हुई उसमें इमरान खान का जो घर है वो भी जद में आया। दृश्य ऐसे आए कि पूरा इलाका जो है वो टीयर गैस से भरा हुआ है और कार्यकर्ताओं को काफी उसमें नुकसान भी पहुंचा। तकरीबन 33 कार्यकर्ताओं के घायल होने की खबर है। पुलिस के जो आला अफसर हैं वो भी घायल हुए हैं और पुलिस की रणनीति ये है कि किसी तरह से कार्यकर्ताओं को थकाया जाए और उसके बाद इमरान खान को अरेस्ट किया जाए। लेकिन देश भर में जिस तरह का माहौल बन रहा है, अंदेशा इस बात का भी है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हिंसा और ज्यादा बड़े पैमाने पर फैल सकती है। तो पुलिस की तैयारी अपनी तरफ है, इमरान खान के कार्यकर्ताओं की तैयारी अपनी तरफ है। देखना है कि आज दिन में सिचुएशन किस तरह से आगे बढ़ता है और क्या पुलिस गिरफ्तार कर पाने में कामयाब होती है या हाईकोर्ट से इमरान खान को कोई राहत मिलती है। बिल्कुल, स्थिति पर आप लगातार वहां नजर बनाए रखें। यहाँ एक और सवाल आपसे बहुत ही संक्षेप में आप बता पाएं, पाकिस्तान के हालात, आर्थिक हालात किस तरह के, सभी इससे वाकिफ है। शहबाज सरकार के लिए क्या एक बड़ी चुनौती है जो अभी माहौल, जो राजनीतिक घटनाक्रम भी देखने को मिल रहा है? इमरान खान दोबारा चुनाव कराने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जेल में मरवा सकती है सरकार, ऐसे गंभीर आरोप लगा रही है। जी देखिए, जब से इमरान खान की सरकार गई है वो लगातार इस बात की मांग करते रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराए जाएं, लेकिन जो शहबाज शरीफ की सरकार है वो अर्ली इलेक्शन के पक्ष में नहीं है और खींचतान इस बात को लेकर बहुत ज्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की बात करें तो वहां प्रांतीय असेंबली भंग कर दी गई थी और वहां पर 90 दिन के भीतर चुनाव होने हैं और कोर्ट ने आदेश दिया है कि 30 अप्रैल तक वहां पर चुनाव कराए जाएं, लेकिन वो भी 30 अप्रैल तक चुनाव होते अभी नजर वहां पर नहीं आ रहे हैं। तो जो खींचतान है वो पाकिस्तान की जो आर्थिक संकट की जो हालत है उसको और ज्यादा बढ़ा रही है। और दूसरी अहम बात की पीएमएलएन की जो नेता है मरियम नवाज शरीफ, उन्होंने कल फौरी तौर पे ये कहा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए चुनाव के लिए और क्योंकि नवाज शरीफ जो है वो देश लौट के नहीं आ पा रहे हैं तो पीएमएलएन की ये कोशिश है कि इमरान खान भी जो है वो मैदान में चुनाव प्रचार के लिए ना जाएं, वो जेल में रहें और तब जाकर चुनाव हो। तो इस तरह की रणनीति जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून लीग की तरफ से जो है वो सामने आ रहा है और जाहिर सी बात है कि इसलिए इमरान खान ने इसको लंदन प्लान का नाम दिया है। उनका कहना है कि पूरी साजिश जो उनकी गिरफ्तारी की है वो लंदन में रची गई है और नवाज शरीफ को किसी तौर पे फायदा पहुंचाने के लिए की गई है, पीएमएलएन को फायदा पहुंचाने के लिए की गई है। तो ये राजनीतिक खींचतान जो है चल रही है और देखना है कि इसमें क्या कोई रास्ता, कोई हल निकलकर सामने आता है। पाकिस्तान आर्थिक संकट के गहरे संकट से तो जूझ ही रहा है। बिल्कुल, कई यहाँ पर आर्थिक संकट से जूझ ही रहा है और यहाँ राजनीतिक संकट भी खड़ा होता हुआ दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया उमा इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और एक और अहम खबर, काला सागर क्षेत्र में समंदर की विशाल लहरों के ऊपर हवा में एक बेहद गंभीर घटना सामने आई है जिसमें रूस का Su-27 फाइटर, Su-27 फाइटर जो है प्लेन काला सागर की निगरानी कर रहे US MQ-9 ड्रोन के ऊपर आ गया और खबर है कि इससे यूएस के ड्रोन को नुकसान पहुंचा और वो दुर्घटनाग्रस्त होकर काला सागर में गिर गया। अमेरिका का कहना है कि MQ-9 ड्रोन रूटीन उड़ान के दौरान खुफिया निगरानी और टोही मिशन पर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में काम कर रहा था। उसी समय रूस के 2 फाइटर प्लेन्स उसके ऊपर से उड़े और ड्रोन को निशाना बनाते हुए उस पर लापरवाही से ईंधन फेंका। इस बारे में अमेरिकी एयरफोर्स के यूरोप में कमांडर जनरल जेम्स बी हैकर ने कहा है कि ये रूस की बेहद गैर पेशेवराना, गैर जिम्मेदाराना और असुरक्षा वाली हरकत थी। इससे दोनों फाइटर प्लेन के क्रैश होने का भी खतरा था। और अब बात करते हैं लालू प्रसाद यादव की। दिल्ली की सीबीआई कोर्ट ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को समन किया है और यहां पर उनके अलावा बिहार की जो पूर्व सीएम है लालू प्रसाद यादव की पत्नी है राबड़ी देवी, उनको भी समन किया गया है। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में कोर्ट ने ये समन भेजा है। रेलवे में ग्रुप डी में जमीन के बदले नौकरी देने का उन पर आरोप है। हाजीपुर, कोलकाता, मुंबई, जयपुर, जबलपुर जोन में नियुक्तियों का आरोप है। और इस वक्त हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। मुकेश, सीबीआई पहले भी पूछताछ दोनों से कर चुकी है, अभी तक की जो पूछताछ थी उसमें क्या निकल कर आया और आज कब पेश होना है? मुकेश, आपको मेरी आवाज आ रही है?
तो आज लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी को समन भेजा है और उनको पेश होना है। जमीन के बदले नौकरी का ये पूरा मामला है। मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, सीबीआई पहले भी दोनों से पूछताछ कर चुकी है, उस पूछताछ में क्या कुछ निकल कर आया और आज कब पेश होना है? देखिए, आज सुबह 10 बजे लालू यादव, उनकी बेटी मीसा यादव, पत्नी राबड़ी देवी और बेटी हेमा यादव, इनके समेत कुल 16 आरोपी हैं जिनको आज कोर्ट में पेश होना है। हालांकि सभी को फिजिकली तौर पर पेश होने के लिए कहा गया है, लेकिन लालू यादव अस्वस्थ चल रहे हैं, तो क्या वो आज पेश होंगे या फिर उनको पेशी से राहत मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। इस मामले में जो सीबीआई है उसने अक्टूबर 2022 में ही चार्जशीट पेश कर दी थी। उसके बाद कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया था और सभी आरोपियों को सम्मन जारी कर 15 मार्च को पेश होने के लिए कहा था। तो आज सभी आरोपी पेश होंगे और पेश होने के बाद जो आरोपी हैं उनको नियमित तौर पर बेल लेनी होगी सबसे पहले, क्योंकि ये चार्जशीट पेश हो चुकी है, तो सबसे पहले बेल लेना होगा और बेल लेने के बाद जो सीबीआई है उसको ये साबित करना होगा कि जो आरोपी हैं उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो सही हैं। तो इसके बाद कोर्ट जो है इस मामले की जो नेक्स्ट डेट है वो देगा और फिर इस मामले की जो है रेगुलर सुनवाई शुरू होगी और ये मामला जो है कोर्ट में चलेगा। तो अभी ये देखना होगा कि लालू यादव खुद क्या यहाँ कोर्ट में पेश होते हैं। हालांकि इसकी उम्मीद बहुत कम है क्योंकि वो लगातार अस्वस्थ चल रहे हैं, तो क्या वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश होंगे या फिर उनको पेशी से छूट मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि राबड़ी देवी और उनकी दोनों बेटियां आज कोर्ट में पेश होंगी और बाकी के जो आरोपी हैं, इस केस में कुल 16 आरोपी हैं, वो भी कोर्ट में पेश होंगे और उसके बाद सभी आरोपियों पर आरोप तय किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये जो मामला है ये ज़मीन के नौकरी के बदले ज़मीन स्कैम से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर सीबीआई ने मई 2022 में केस दर्ज किया था और आरोप ये लगाया गया था रेलवे की ओर से कि 2004 से 2009 के बीच में जब लालू रेल मंत्री थे तो उन्होंने रेलवे के ग्रुप डी में कई लोगों को भर्ती किया और उसके बदले लोगों की ज़मीन अपने परिवार के नाम करवा ली। इस तरह के आरोप हैं। इस मामले में सीबीआई लालू के बेहद करीबी भोला यादव को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और सीबीआई कई बार इस मामले में छापेमारी कर चुकी है। हाल ही में लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी से पूछताछ हुई थी। इसके बाद जो ईडी है उसने इसी मामले को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था और कई जगहों पर छापेमारी की थी और ये दावा किया था कि उस छापेमारी में उनको करीब 1.5 करोड़ रुपए कैश मिला है। इसके अलावा 1.5 करोड़ के गहने मिले हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। तो ये ईडी ने दावा किया था। तो इस मामले में 2 एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं, लेकिन आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि बतौर आरोपी लालू यादव और उनके परिवार को आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए। आप नजर बनाए रखें, सुबह 10 बजे ये पेशी होनी है। यहाँ पर मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। तेलंगाना में सरकारी नौकरी की प्रवेश परीक्षा का पेपर लीक हो जाने की वजह से लोगों का गुस्सा यहां पर फूट पड़ा। पुलिस ने 9 लोगों को इस सिलसिले में गिरफ्तार भी किया है। इस बीच तेलंगाना के राज्यपाल टी सुंदरराजन ने केसीआर सरकार से 48 घंटे में रिपोर्ट तलब की है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया है। इस मामले में लोग सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं। इधर इस मामले में सियासत भी गरमाई हुई है और बीजेपी ने केसीआर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अमेरिका में बैंकों के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और कई बैंक मंदी के इस कगार पर आ भी गए हैं और बंदी के कगार पर भी पहुंच गए हैं, या पूरी तरह से कह सकते हैं कि बंद भी हो रहे हैं। एक हफ्ते में 3 बैंकों का कामकाज ठप हो गया है। सिग्नेचर बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक और सिल्वर गेट कैपिटल बैंक बंद हो चुके हैं। इसका खमियाजा अमेरिका में लोगों को उठाना पड़ रहा है, लेकिन आज दुनिया जुड़ी हुई है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। देखते हैं इस रिपोर्ट में। सवाल से बचते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन।
व्हाइट हाउस के यूट्यूब चैनल पर ब्रीफिंग के बाद बाहर आते राष्ट्रपति जो बाइडेन से जब बैंकिंग क्षेत्र में आई तबाही के बारे में पूछा गया तो उनका ये रुख दिखा। वीडियो वायरल हो चुका है, 40 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। कमेंट करने के विकल्प रोक दिए गए हैं, लेकिन ट्विटर पर इसकी तीखी प्रतिक्रिया दिखी। सिग्नेचर बैंक तीसरा बैंक है जो एक हफ्ते में ढह गया। न्यूयॉर्क के नियामकों ने इसे बंद कर दिया। सिग्नेचर बैंक के बंदी से पहले शुक्रवार को सिलिकॉन वैली बैंक बंद हुआ और बुधवार को सिल्वर गेट कैपिटल बंद हुआ। सिलिकॉन वैली बैंक के दिवालिया होने की खबर से घबराए सिग्नेचर बैंक के ग्राहकों ने अपने 10 अरब डॉलर निकाल लिए और सिग्नेचर बैंक बंद करने की नौबत आ गई। बुधवार को क्रिप्टो उद्योग को कर्ज देने वाली वित्तीय कंपनी सिल्वर गेट कैपिटल ने ऐलान किया कि वो अपना काम बंद कर रही है और बैंक बेच रही है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज FTX की बंदी और ग्लोबल क्रिप्टो बाजार में आई गिरावट इसकी वजह बताई गई। शुक्रवार को टेक दुनिया के कुछ सबसे बड़े नामों को कर्ज देने वाला सिलिकॉन वैली बैंक 2008 की आर्थिक मंदी के बाद बंद होने वाला सबसे बड़ा बैंक है। मंगलवार को सिलिकॉन वैली के नए CEO ने ग्राहकों को भरोसा दिलाया कि उनका पैसा सुरक्षित है। भारत के स्टार्टअप्स ने भी राहत की सांस ली कि वो अपना पैसा निकाल सकते हैं। SVB के CEO की तरफ से आज सुबह एक मेल आया। उसमें था कि हम आपके अकाउंट्स एक्सेस कर सकते हैं और ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। हालांकि जानकार मानते हैं कि अब देखना यह होगा कि सेंट्रल बैंकों की क्या प्रतिक्रिया होती है। दिल्ली से साक्षी बजाज की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए।